हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। तो जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन्होंने डिपार्टमेंट यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। जो जुलाई में एग्जाम हुआ था, फाइनल रिजल्ट उसका नवंबर में आया था। और उसके बाद अभी उसकी सेकंड लिस्ट 15 मार्च को जारी की थी। सो उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए है एक वीडियो। और हो सकता है कुछ लोगों को उसके बारे में पहले से पता हो, बट मेरे पास कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस वीडियो पे इस पॉइंट पर बात करनी चाहिए उनके लिए। ये वीडियो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए तो है ही, बट जो अभी अनसेलेक्टेड हैं, यानी कि अभी एग्जाम पास करने की प्रोसेस में हैं, जो अभी जो फरवरी का टेस्ट हुआ है, जो फरवरी 2023 में टेस्ट हुआ है, उसको जिन्होंने पास किया है, अभी 11 अप्रैल को ही रिजल्ट आया है। और इसके साथ साथ जो आगे टेस्ट होंगे फ्यूचर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इस प्रोसेस में रहना चाहते हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हैं। इसमें बात करेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसके लिए मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के, और काफी पूछा जा रहा था कि सर, जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है, कहीं भी देखा, उसमें मेडिकल के बारे में बात नहीं की गई है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए जिनको सिलेक्टेड हो गए हैं, क्या उनको मेडिकल करा के लेके जाना है? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आप कभी भी कोई एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं और आपको वो डिपार्टमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बुलाया जाता है, तो आपसे मेडिकल फिटनेस के लिए बोल देते हैं साथ के साथ कि मेडिकल फिटनेस अपना लेके आइए, आप अपने चेकअप्स करा के लाइए। और ये मेडिकल फिटनेस आके एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करें डिपार्टमेंट को, उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसके बारे में पूरी पड़ताल करेंगे। जिन लोगों के पास अभी जनवरी में, जो माफ कीजिए, जो अभी मार्च में आया है, 15 मार्च को जो रिजल्ट आया, और उन्होंने अभी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं किया, बट वो भी कंफ्यूज हैं कि मेडिकल टेस्ट खुद से करा के लेके जाना है। जनरली जो अपने शहर के सिविल हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल होते हैं, वहां से जाके वो टेस्ट अपना एक फिटनेस सर्टिफिकेट वहां से, जो सीएमओ होता है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, उससे बनवा के लेके जाते हैं। बट यहाँ पर क्या प्रोसेस है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अभी मैं आपको एक दिखा दूं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। ये नया वाला एडवर्टाइजमेंट है जो अभी फरवरी में टेस्ट हुआ है और अप्रैल में अभी रिजल्ट उसका आया है। और इसके बाद मैंने पुराना एडवर्टाइजमेंट भी देखा, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं और वो डिपार्टमेंट्स यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ सर्च करूँ मेडिकल के बारे में, तो कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेडिकल के बारे में केवल 3 जगह अगर दिखा रहा है कि केवल 3 जगह बात की गई है। जो मेडिकल, एक तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी शुरू की है, जो इसी साल से शुरू की थी, पहले नहीं थी, वो एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में थे। तो वहां भी बात की उन्होंने, सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर एटीसी लाइसेंस। तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको कहा गया है कि आपका जो आपके लिए जो सीट्स हैं, और आप अगर इनको क्वालिफाई करते हैं, तो वो भी आपका सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि आपको वो मेडिकल स्टैंडर्ड तब भी अटेन करना होगा अगर आपको एटीसी जॉब करना चाहते हैं। अगर इसके बाद सही कहीं सर्च करें, तो ये मेडिकल बेनिफिट्स की बात की गई थी। और इसके बाद केवल एक पॉइंट मिला मेरे को पूरे के पूरे, जो आपका ये डिटेल्ड एनालिसिस किया था, जिसका हमने पहले भी, जो ये एडवर्टाइजमेंट है, मैं ये 08/2022 देख रहा हूँ, और इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया था 02/2022, मैंने दोनों को देखा। दोनों में केवल एक जगह मेंशन किया गया है। देखिए, जब आप सिलेक्शन प्रोसेस वाला पार्ट देखते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद डिपार्टमेंट में क्या करना है, उसके बाद तो कैंडिडेट को एग्जाम देना है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, टेस्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेज एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें तो होंगी। आपने ऑनलाइन टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट दे दिया होगा। उसके बाद जो भी क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनको डीवी के लिए और वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उनके बाद उनका टेस्ट होगा साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज और भी है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यानी कि क्या मेडिकल पूरा कराना है या केवल साइकोट्रिक सब्सटेंस टेस्ट के लिए होगा, ये तो कराना ही है। बट मेडिकल्स के लिए और क्या बात है, यह हम देखते हैं। अगर इसी सिलेक्शन प्रोसेस का सेकंड लास्ट पॉइंट देखें, तो वहां एक अब मैं पढ़ देता हूं इसको एक बार। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनल। देखो, आपका सिलेक्शन यानी कि जो आपने ऊपर डीवी कर दिया, और उसके बाद साइकोट्रिक सब्सटेंस टेस्ट हो गया, सीबीटी पास कर लिया, वॉइस टेस्ट हो गया, उसके बाद भी लिख रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल भी प्रोविजनल। ये प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू, अभी क्या चीज है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बात ठीक है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे।
कैरेक्टर एंड इंसिडेंट एंड बैकग्राउंड नेक, मतलब वही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात की है तो वो भी होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही पार्ट है। और डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट एंड इज आल्सो, ये पॉइंट ऑब्जर्व यहाँ ध्यान से दीजिए, इज आल्सो सब्जेक्ट टू his or her meeting the requisite medical standard for the post, यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड गेन करना है। अगर वो आप मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तब तक आपका केवल प्रोविजनल माना जाएगा, परमानेंट नहीं होगा। आपका सिलेक्शन प्रोविजनल है, यानी कि आपको मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करनी है। बट इस पूरे डॉक्यूमेंट में ये जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए और उसका प्रोसेस क्या होगा, वो कब कराना है आपको, कैसे होगा। ये मैंने पूरा सर्च कर लिया, इसमें कहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में जो हमने बात की है लोगों से जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके डिपार्टमेंट और सीनियर लोग हैं काफ़ी, और उन लोगों से बात करके इन्फॉर्मेशन जो मिली है उससे हमें कुछ पता चला है, तो हमें लगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में ये कन्फ्यूजन है कि क्या उनको मेडिकल खुद से करा के लेके जाना है या नहीं कराना। देखो, एक तो जब आपको आपके पास जो कॉल लेटर आया होगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा जिसके बेसिस पे आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने आ रहे हो, उसमें सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती हैं कि आपको क्या कराना है। अगर उसमें लिखा है कि आपको अपने जो भी आप रीजन से हैं, जिस भी क्षेत्र से, वहां से आपको करा के लेके आना है, मेडिकल फिटनेस लेके आना है, तो आपको लेके जाना चाहिए, आप वहां से कराइए। और यहाँ पर जो लिखा है, जो इस लाइन का मतलब था कि मेडिकल सब्जेक्ट टू मेडिकल रिक्वायरमेंट, जो आपका प्रोविजनल है, ये आपका सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है ये मैं बारे में डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, ये भी वही DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसका एक डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल सेंटर, ये इनका एड्रेस है अपोजिट सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली बेस्ड एक ऑफिस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है। तो वहां पर मुझे ये मिला जानकारी कि मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। मेडिकल, ये इनका जो डॉक्यूमेंट है ये बात करता है फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दोनों के लिए, लेकिन हम केवल यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में देखेंगे कि उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है। इसके आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको इन फ्यूचर भी ये काम आएगा। जब आप एज ATC बन जाएंगे और डिपार्टमेंट में रहेंगे तो ये आपका बार बार यूज होगा। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर यहाँ देखें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में देखें तो यहाँ इनके आ रहा है, यहाँ जनरल लिखा है इन्होंने कि एप्लीकेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट शैल अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल, मेंटल, मतलब उनके जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है सबके बारे में लिखी है कि फिजिकल एंड मेंटल उसके रिक्वायरमेंट मेडिकल असेसमेंट किया जाएगा, विजुअल एंड कलर परसेप्शन किया जाएगा और हियरिंग, ये जनरल है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है सेकंड पॉइंट, एप्लीकेंट फॉर एनी मेडिकल असेसमेंट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी एबनॉर्मेलिटी हो या फिर कोई क्रोनिक डिजीज हो या फिर कोई इंजरी हो उसको बहुत जो ऑपरेट हुई हो, तो वो सब चीजों से वो दूर हो, तो उसको ये चीज का असेसमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 मेडिकल का जिक्र किया गया, एक क्लास 1 मेडिकल असेसमेंट, एक क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट और एक क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए लिखा है इन्होंने वो क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट होगा। और क्लास 1 क्लास 2 में यहाँ लिखा है, लेकिन हमारे बारे में कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है। जो पायलट लोग होते हैं, जो CPL होल्डर हैं, यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जिनके पास, जो प्लेन फ्लाई करते हैं, जो आप देखते हैं बड़ी फ्लाइट्स होती हैं इंडिगो और विस्टारा या एयर इंडिया या एयर एशिया, तो उन सब के जो पायलट्स होते हैं वो उनको क्लास 1 मेडिकल असेसमेंट कराना होता है अपना। उसी तरह जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं उनको क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट कराना होगा। यहाँ पर भी सेम बात लिखी है, जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बताए हैं, फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट्स, विजुअल रिक्वायरमेंट्स एंड हियरिंग रिक्वायरमेंट्स। सो इसके लिए आपने देखा होगा कि जब मैं पहले भी बात कर रहा था, जब मैंने बताया था आपको, जब एक वॉइस टेस्ट होगा तो वो क्या होता है, क्योंकि आपको, आपका काम है पायलट को इंस्ट्रक्शन देना, बोलने का काम है, आपको विजुलाइज करने का काम है, आपको रनवे देखना है, जहाज को देखना है। तो आप जो भी आप अगर मेडिकल स्टैंडर्ड अगर उसमें फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको अनफिट करार दे दिया जाएगा। तो वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो क्या क्या है, तो यहाँ भी देखा तो पूरे उसमें डिक्लेरेशन नहीं है कि क्या चीज होगा। यहाँ उन्होंने केवल रिक्वायरमेंट्स लिख के छोड़ दिया, फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट्स, विजुअल रिक्वायरमेंट्स एंड हियरिंग रिक्वायरमेंट्स। बट क्या होगा, क्या एग्जैक्ट कौन से एग्जामिनेशन करने हैं वो पता नहीं चल रहा। तो जो मैंने जिन लोगों को पहले सिलेक्शन हो चुका है उनसे बारे में जानकारी मिली, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बाद में कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए, फिजिकल यानी कि आप पूरे जो ठीक हो, स्वस्थ हो वो, और मेंटल, आप मेंटल पीस के साथ हो ताकि आप ये स्टैंडर्ड
जो वर्क है एटीसी का इसे फुलफिल कर पाए, क्योंकि इसमें क्या लोगों की सेफ्टी से, आप एयरक्राफ्ट की और लोगों की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। तो आपको वो सेफ्टी किसी भी तरह से ब्रीच ना हो पाए, तो इस वजह से मेंटल रिक्वायरमेंट भी है, यानी कि आपको मेंटल पीस, आपको मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। विजुअल रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपको आंखें देखने की क्षमता, जो हम जिसे क्या देते हैं ना 6x6, वो होना चाहिए। बट क्या जिनको ग्लास लगा हुआ है, जिनके पास चश्मे लगे हुए हैं, क्या वो अलाउड है और किस रेंज तक अलाउड है, तो वो भी आगे देखते हैं। हियरिंग रिक्वायरमेंट इसमें मस्ट है, क्योंकि एक एटीसी का नॉर्मली काम ही यही होता है कि वो इंस्ट्रक्शन देगा और पायलट उसको रिपीट करेगा, या पायलट अपनी पोजीशन बताएगा या कुछ भी करेगा, तो वो उसको बार बार सुनना है। ठीक है, तो हियरिंग रिक्वायरमेंट इसमें मस्ट है। तो ये तीनों तो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अदर जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये फ्लाइट क्रू के बारे में 2.5 2.6 देखिए, तो नो एटीसीओ शैल एक्सरसाइज प्रिविलेज ऑफ 8 लाइसेंस रेटिंग अनलेस ही और शी होल्ड अ वैलिड क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट। यानी कि आप अपना काम तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक वैलिड क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट हो, और मेडिकल असेसमेंट अगर अवेटेड है तो एटीसीओ शैल बी इन पोजीशन द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द डेजिग्नेटेड मेडिकल एग्जामिनर। यानी कि आपको जो मेडिकल असेसमेंट किया जाएगा उसका आपका एक सर्टिफिकेट भी जारी होगा। उन्होंने लिखा है अपेंडिक्स से, हम नीचे जाकर देखते हैं वो कैसा है और आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो यहाँ कुछ डिटेल्स दी हैं अपने, कौन कहाँ सेंटर है, कहाँ क्लास 1 मेडिकल असेसमेंट होगा, क्लास 2 और क्लास 3 कहाँ कहाँ होगा, तो वो बहुत डिटेल हो जाएगी। उसके बारे में नहीं जानते हुए अब आपको एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या टेस्ट कराने के लिए आपकी मेडिकल फिटनेस बनाए रखना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। इसकी फीस भी है, क्लास 3 के लिए मेडिकल फीस जो आपको फर्स्ट टाइम किया जाएगा तो 1000 रुपीज फीस है, उसको आपको ही पे करनी है। बट जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में लोगों ने मुझे बताया कि ये पैसा आपको रिम्बर्स किया जाता है। पहले आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं और फिर डिपार्टमेंट को ही उसकी स्लिप लगा के रिम्बर्स करने के लिए बोल देते हैं, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो वो उसमें कुछ इश्यू नहीं है, 1000 रुपीज है। और उसके बाद रिन्यूअल भी कराना होता है, उसके बाद बार बार आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा, तो वो कितने टाइम बाद कराना होगा वो भी देखते हैं। तो ये फीस लगती रहेगी, लेकिन वो बाद में आपका रिम्बर्स होता रहेगा। यहाँ देखते हैं हम आगे कि कौन कौन से एग्जैक्ट आपको टेस्ट कराने हैं। तो इसके पहले ये देख लेते हैं कि कितने टाइम के बाद कौन सा टेस्ट होना है। तो आप क्लास 3 मेडिकल कराना है, अगर आप 40 साल से कम है, ऑब्वियसली आप होंगे क्योंकि आपने अभी भी जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो आपको जो 40 साल से कम है, यानी कि जब आप एटीसी बन चुके हैं अभी और आप डिपार्टमेंट में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, तो अप टू 40 ईयर्स एज को आपको हर 4 साल में एक बार ये मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा और आपको फिटनेस लेनी पड़ेगी। देखो, मेडिकल, ये क्या कहने का मतलब है कि हर 4 साल, मान सपोज करो आज आप मेडिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं 2023 में, और आप मेडिकल फिटनेस लेते हैं आज, मतलब 2023 में, तब आपका नेक्स्ट ड्यू होगा वो 4 साल बाद होगा, यानी कि 2027 में, 2027 में आप दोबारा आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। सेम यही क्लास 3 मेडिकल के लिए, या अगर कुछ रिवाइज हो जाता है इन 3-4 साल में तो वो जाना पड़ेगा। इस तरह अगर कोई, जैसे ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो 40 से 50 की एज के बीच में है, तो उनको 2 साल में एक बार ये कराना होगा। और इसी तरह जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको हर साल मेडिकल फिटनेस ये टेस्ट असेसमेंट अपना कराना है। तो ये एक तरह से आपको नेगेटिव लग रहा होगा कि यार बार बार मेडिकल कराना पड़ेगा, बट एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो कहा जाता है ना, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी बेडौल हो जाते हैं सर्विस में जाने के बाद और अपना फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, अलग से हो जाते हैं। तो ये मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि यहाँ फिटनेस पे काफी जोर दे रहे हैं, और ये फिटनेस पे जोर देने के लिए आपको मेंटल और फिजिकली फिट होना, जो फिट रहेंगे आप उसी की बेस पर मेडिकल असेसमेंट होगा। तो यानी कि आपके लिए ओवरऑल ही बेनिफिट ही होगा कि आपके हार्ट, आपके जो बॉडी है वो सही से मूव कर रही है, सही से काम कर रही है, क्योंकि आप उस पर खुद पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपको हर 4 साल में या हर 2 साल में आपको मेडिकल असेसमेंट के लिए अपना जाना है, तो मेडिकल फिटनेस कराना है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी, अगर किसी को कोई अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और वो मेडिकल फिटनेस उसके पास है, तो उस चीज को बनाए रखेगा। वो अपने ऊपर भी वो टैग नहीं लगने देगा कि सरकारी कर्मचारी ना सर्विस में आने के बाद ऐसे बेडौल से हो जाते हैं, कुछ बेढंगे से हो जाते हैं। तो आप फिटनेस बना के रखेंगे तो बहुत अच्छे लगेगा, आप वैसे भी करना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से टेस्ट आपको कराने होंगे या कौन से टेस्ट वहां आपके कराए जाएंगे। इसमें पूरा प्रोसेस लिखा है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, क्या करना है, बट आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो वो आपको खुद ही बता देंगे आपको क्या क्या करना है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बस आपको ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं उन सचेत करना चाहता हूँ कि आप
आज डिपार्टमेंट जब ज्वाइन कर रहे हैं या आप ज्वाइन करने वाले हैं इन फ्यूचर, तब आप पहले से अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि इनिशियल जब फर्स्ट टेस्ट होता है ना, वो सबसे क्रिटिकल होता है और आपको कोई दिक्कत ना हो उसमें। क्यों? क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत हो सकती है तो देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो जब आपको असेसमेंट होगा तो आपको कैसे इंडिकेशन किया जाएगा कि आप या तो फिट हैं बट फ्यू लिमिटेशंस हैं आपके साथ, है ना, और या आप टेम्पररी अनफिट हैं या फिर परमानेंट अनफिट हैं। तो आप फिट तो समझ पा रहे होंगे, अगर फिट होंगे आपके सब नॉर्मल है चीजें, है ना, जो आपका टेस्ट होंगे असेसमेंट होगा वो तो अलग बात है ही। और परमानेंट अनफिट है, अगर कोई बिल्कुल ही अनफिट है, कोई सुन नहीं पा रहा है उसको जब टेस्ट किया जा रहा है, या आंखों के साथ कोई इश्यू है या फिर बॉडी पार्ट के साथ कोई इश्यू है, तो परमानेंटली अनफिट भी करार दिया जा सकता है। बट ये चीज क्या है, फिट विद लिमिटेशन और टेम्परेरी अनफिट। देखो फिट विद लिमिटेशंस का मतलब है, जैसे आप समझ लो कि आप में से बहुत सारे लोग चश्मा लगाते होंगे, है ना, स्पेक्स यूज करते होंगे, तो वो स्पेक्टिकल्स आपके लिमिटेशंस हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 6x6 विद ग्लास, 6x6 विद ग्लास, विद और विदाउट ग्लास, मतलब विदाउट ग्लास है तो ऑब्वियस आप यहाँ फिट हो जाएंगे, अगर लेकिन 6x6 विद ग्लास है आपका, मतलब चश्मे के साथ आपका 6x6 नंबर है, तब आप फिट हैं। बट आपकी लिमिटेशन है तो कुछ उसमें कुछ इश्यू नहीं है, वो आपको फिट का दर्जा मिलेगा, आज जैसे फिट है वैसे ही करिए जाएंगे। बट लिमिटेशन के होने के साथ साथ वहां आपका जो सर्टिफिकेट जारी होगा मेडिकल असेसमेंट का, उसमें चीज नोट कर दी जाएगी कि आपके पास आपका ग्लास के साथ 6x6 है, तो यू हैव टू कैरी योर स्पेक्टिकल्स व्हाइल परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एवरी टाइम। तो उसमें इस तरह से एक रिमार्क्स आ जाता है कि आपको चश्मा अपना हमेशा ड्यूटी के टाइम परफॉर्म करते समय पहनना है, और प्लस उसका एक स्पेयर भी रखना है, ताकि सपोज करो अगर कुछ टूट जाए कुछ हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर भी होना चाहिए। तो इस तरह से लिमिटेशन है। और टेम्परेरी अनफिट कैसा हो जाता है, जैसे लेडीज हैं, बहुत सारी वुमेन्स है जो एटीसी ज्वाइन कर रही हैं, तो वो प्रेग्नेंट भी होंगी शादी के बाद अपना, और उस वजह से क्या होता है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी अनफिट हो जाती हैं। मतलब उनको वैसे कोई अनफिटनेस, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे फिजिकली फिट हैं, वो अपना काम कर रही हैं, जो भी उनकी नॉर्मल लाइफ है उसको जी रही हैं, बट एटीसी के काम करने के लिए टेम्परेरी अनफिट है ना, कुछ टाइम के लिए। जरूरी नहीं है कि जब प्रेग्नेंट होगे तभी, उस आप इसमें आगे डिटेल्स में दिया हुआ है कि आप कब एलिजिबल होंगे टेम्परेरी अनफिट के लिए, तब तक आप ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, और जैसे आप डिलीवरी हो जाए उसके बाद रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर वापस आके अपना फिटनेस ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैं आगे बात करता हूँ कि आपके कौन कौन से टेस्ट इसमें होने हैं जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ऐसा पूरा चेक कर लिया, लेकिन वहां कुछ समझ नहीं आया, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कौन कौन से टेस्ट कराने क्लास 3 के लिए। बस उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिख दी कि मेंटल एंड फिजिकल आपका रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, विजुअल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हेयरिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए ये एक सर्टिफिकेट है, जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते हैं तो जो भी डॉक्टर होगा तो आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट देगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, डॉक्टर का जिस दिन वो टेस्ट होगा उस लिखेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, जो आपका सेक्स है, जेंडर है उसको लिखेगा, ब्लड ग्रुप है, और इस तरह से यहाँ पर अपना लिखेगा लिमिटेशन अगर कुछ है तो। और कुछ सिफारिश भी लिख सकता है वो कि वेट रिड्यूस करें, या फिर कुछ भी, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम कुछ टेस्ट कराना है तो वो नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट करा के आइए, या फिर अपना बीपी शुगर को कंट्रोल कीजिए, इस टाइप के कुछ रिमार्क्स वो लिख सकता है, और फिर अपने साइन करके आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको 4 साल के लिए वैलिड है, अदरवाइज उसके ऊपर आपको 2 साल में या 1 साल में कराना होगा। तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया कि आपको टेस्ट कौन से कराने हैं, बट इन्होंने यहाँ कुछ अपने जनरल रिकमेंडेशंस दी हैं। जब ये देखो, लिस्ट ऑफ कॉमन रिकमेंडेशंस, ये एक्चुअली कॉमन रिकमेंडेशन क्या है, जैसे नेक्स्ट रिव्यू विद एचबी या नेक्स्ट रिव्यू विद टीएलसी डीएलसी। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं डॉक्टर, जो मैंने भी बताया कि नेक्स्ट टाइम आए तो अपना वेट रिड्यूस करके आए या कुछ भी इस तरह से, तो वहाँ रिकमेंडेशन लिखते हैं। तो उस बेसिस पे, और जो लोगों ने पुराना ये कंटेक्स्ट अपना कराया है डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हुए, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि इनिशियल लेवल पे क्या किया जाता है। देखिए सबसे जरूरी जो है आपका जो सीबीसी यानी कि ब्लड की जांच होगी, आपके खून की जांच होगी, रक्त जांच जिसे कहते हैं, पूरा सीबीसी कराएंगे। उसमें आपका एचपी काउंट भी करते हैं, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन टाइप तो नहीं है, क्योंकि ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। इसी टाइप से पूरा यूरिन का, जो आपके मूत्र की जांच, वो भी पूरी तरह से की जाएगी। और इसके साथ साथ आपका हार्ट की जांच, जो ईसीजी होता है ना,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो वो भी आपका किया जाएगा, आपके हार्ट को पूरी तरह से ईसीजी के थ्रू, मशीन के थ्रू वो चेक किया जाएगा। इसी तरह जब आप ब्लड का जांच कर रहे होंगे तभी वहीं पर आपके जो शुगर है, जो ब्लड शुगर है, उसको काउंट किया जाएगा, फास्टिंग को और पीपी को, यानी खाने से पहले वाली और खाने के बाद वाली। इसके साथ साथ सीबीसी में ही ये काउंट हो जाएगा, यानी कि ब्लड के थ्रू ये काउंट हो जाएगा आपके लिपिड प्रोफाइल को। लिपिड प्रोफाइल यानी कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वसा कितना है, आप मतलब बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं है, आपके जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा फैट तो नहीं है, जो आपको वो फैट क्योंकि खतरनाक होता है, वो स्ट्रोक का कारण भी हो सकता है ना, वो हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है, तो वो चेक करते हैं। तो ये नॉर्मल चेक है, अगर आप कोई भी कॉमन अगर आप पैकेज लेते हैं, अगर आप हार्ट का या मतलब आप बॉडी चेकअप का, तो ये सब टेस्ट तो किए जाते हैं। तो यानी कि आपके खून की जांच होगी पूरी तरह से, आपके यूरिन की जांच होगी, आपके हार्ट की जांच होगी, ये कॉमन है। उसके बाद जो ये हो गया जो मेडिकल और मेंटल फिटनेस के लिए, फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट्स जो है। उसके अलावा जो उन्होंने बताया लड़कों ने और जो ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, उन्होंने बताया कि आपका हियरिंग एड की जांच की जाती है, मतलब हियरिंग टेस्टिंग की जाती है आपका। तो एक जो ऑडियोग्राफी होता है, एक रूम में लेके जाते हैं आपको, वहां आपको डिफरेंट टाइप की वॉइस और डिफरेंट टाइप की ट्यून्स सुनाई जाती है और आपको रेस्पॉन्ड करना है। आपको एक बटन दे देते हैं, आपको एक प्लग दे देते हैं, आप उसको प्रेस करेंगे, जब भी आपको कोई वॉइस सुनाई देगी तो इससे वो जांच कर लेते हैं कि आप किस किस फ्रिक्वेंसी की जो वॉइस है जो वो भेज रहे हैं। तो आपको जांच हो जाती है कि आपके कान के जो सेंसर हैं, जो आप कान कितने अच्छे सेंसर हैं, आप हर चीज को कितने डेसिबल नॉइस, कितने भी डेसिबल वॉइस को आप सुन पा रहे हैं, तो इससे वो पता चल जाता है। इसी तरह आई आई टेस्टिंग तो बहुत कॉमन है। आई टेस्टिंग में दो चीज करते हैं, एक तो यही कि ग्लास आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और 6x6 है कि नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। विद ग्लास अगर आप 6x6 हैं, दैट इज ओके, दैट इज गुड। तो आप तब भी, क्योंकि आज जो भी पढ़ रहे हैं सब बच्चे, लगभग मोर देन 50 60 70% बच्चों को आजकल चश्मा लग गए हैं, तो अगर आपके पास 6x6 है विद ग्लास, दैट इज ओके। बट उसमें एक साथ चेक करते हैं आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस भी इसमें लिखा नहीं है, बट वो उसमें उन लोगों ने बताया कि उसकी जांच भी करना जरूरी है। कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत जरूरी है, और खासकर आपका फिर इसी हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई आप कंट्रोल्ड में है कि नहीं, या अदरवाइज ऐसा एक रिकमेंडेशन लिख के आ जाती है आपके जो सर्टिफिकेट में, एडवाइज टू रिड्यूस वेट बाय डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपको अपने हार्ट को, अपने बॉडी को फिट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट भी है। इसके अलावा उन्होंने ऐसा बताया है कि अगर, हाँ एक चीज ये, आप पूरा यूएसजी भी करते हैं एब्डोमेन का, यानी कि आपका पेट और नीचे के हिस्से का, किडनी वगैरह की जांच के लिए पूरा अल्ट्रा सोनोग्राफी जिसे कहते हैं, यूएसजी अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं, तो एक वो भी कराया जाता है। तो वो भी जांच आपकी होगी, ताकि आपके जो पेट और आपका किडनी है उसको पूरी तरह से जांच में एक बार देख ली जाए। तो ये लगभग सबकी होगी। बट कुछ बताया, अगर कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, वो मेडिकेशन पर हैं, किसी टाइप का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई उनका टेस्ट कराना है तो वो भी करा सकते हैं। और फीमेल टेस्टिंग भी किए जा सकते हैं, फीमेल की अलग से यही टेस्टिंग एब्डोमेन वाली बहुत एक अलग तरीके से की जाती है, जिससे अगर कोई लड़की या कोई जो भी लेडीज है डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही है, अब वो प्रेग्नेंट है या कुछ और इश्यू है उसके साथ, तो वो उसको इन्फॉर्म कर देती है, तो उसके हिसाब से वो टेस्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन टेस्ट है, लेकिन आपको मैं भी एडवाइस करता हूँ अभी से, आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें, आपका वेट रिड्यूस करें, आपका अगर क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हीमोग्लोबिन तक कम आ गया लोगों का, क्योंकि खाने पीने पे पूरा ध्यान दिया नहीं है, जो अपना लाइफस्टाइल है पूरा डिसबैलेंस हो गया पढ़ने के दौरान। तो आपको वो चीज, आपको इशू ना आ जाए, कुछ परेशानी ना हो जाए, इसलिए आपको मैं भी एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा टाइम के लिए, एटलीस्ट जब तक ये टेस्ट हो रहा है तब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, उसमें ऐसा जो ब्लड काउंट बढ़े जिससे, या फिर जिससे हीमोग्लोबिन बढ़े, उन सब चीजों का पदार्थों का सेवन कीजिए। अल्कोहल और जो भी ऐसे पदार्थ हैं उनसे दूर ही रहें, और कम से कम टेस्ट के लिए तो दूर रह जाएं कुछ टाइम के लिए, जितना भी आपके पास टाइम बचे, 1 महीना या 1.5 महीना या कितना भी। लेकिन ये टेस्ट होगा कब, अब ये आपको डाउट हो रहा होगा कि डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करेंगे तभी होगा। देखो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में यहाँ आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 टाइप के यहाँ लिखे हैं जो क्लास 3 मेडिकल असिस्टेंट में, एक स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब इसमें क्या डिफरेंस है और ये टेस्ट कब होगा, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं और फिनिश करते हैं। ये देखिए,
यहाँ पर जो हमने क्लास 3 और क्लास 1, क्लास 2 के बारे में ज़िक्र किया था, तो क्लास 3 जो मेडिकल असेसमेंट होगा वो 2 लोगों का होता है। स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस जिनके पास हो और जिनके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का लाइसेंस हो। स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाइसेंस मतलब जो फर्स्ट टाइम आपने जैसे डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो एज़ आपका क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग से पहले आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप उस ट्रेनिंग करने के लिए काबिल हैं। तो उससे पहले उस लाइसेंस को जब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल का लाइसेंस को, तो उससे पहले आपको मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद उनका फर्स्ट टारगेट यही होता है, तो आपको फटाफट मेडिकल असेसमेंट आपका करा लिया जाए, ताकि जब आप फिटनेस की रिपोर्ट लेके आ जाएं तो उसके साथ आपका एक लाइसेंस अप्लाई कर दिया जाएगा डीजीसीए में, जो आपको पहले स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाइसेंस देगा। वो लाइसेंस मिलने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर्स पे भेजा जाता है, जहाँ आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पर 3 टाइप के कोर्स को पढ़ाए जाते हैं और उसमें आपको प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ट्रेनिंग प्रैक्टिकल सेशन भी होता है और कुछ थ्योरी सेशन भी होता है। तो लगभग सभी बच्चे उसको पास कर लेते हैं, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट क्योंकि नया सेक्टर है सबके लिए एविएशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट धीरे धीरे सब कॉप अप करके सब सीख जाते हैं। तो सब यानी कि अब आप समझ लीजिए क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट आपका फर्स्ट डे पे जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, हो सकता है विद इन 1 वीक वो आपको बोल दें कि थोड़ा सा सबसे गेट टुगेदर करा के विद इन 1 वीक आपको बोल दिया जाए कि आप अपना क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट ऐसे ऐसे कराएंगे और रेडी रहें। तो आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता या नहीं मिलेगा आगे, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। आपको मैंने बता दिया गया है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, और हो सकता है कुछ आपके केस में स्पेशल भी हो, आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। अदरवाइज ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं, उनके लिए आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे लगता है कि ज़रूरी जानकारी है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं थी। तब आप लोग समझ सकते हैं ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर उन्होंने मेंशन किया है, योर सिलेक्शन of the selection of the candidate shall be provisional and subject to his or meeting the requisite medical standards। यानी कि आपको जो टेम्परेरी अनफिट या फिर उस वाली सॉरी माफ कीजिए परमानेंट अनफिट वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करना, और जो दूसरी कैटेगरीज है उनसे भी दूर रहना है। तो आप अपनी मेडिकल फिटनेस बनाए रखें, वो आपको दोनों तरह से फायदा देगा, आपके खुद के लिए अभी से भी और बाद में भी काम आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के भी हर 4 साल के बाद आपको करना ही है। तो तब तक के लिए बाय। डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले नए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब नए डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे अगले टेस्ट और उसके अगले टेस्ट के बारे में, तो उनके लिए गुड लक, वेल विशेस। थैंक यू, बाय बाय।